आपके बच्चे हैं, रुकिए, आपके बच्चे हैं 6 महीने से बच्चे लाठियां खा रहे हैं, उनके अंग वस्त्र नोच लिए जा रहे हैं। आप क्यों नहीं देख रहे उन बच्चों को? मैं तो बिल्कुल नहीं आऊंगा। 6 महीने से आपने सुनवाई नहीं करी, इसलिए मैं आया हूँ। आप हिंदूवादी राजनीति की तरफ आकर्षित हो गए, धर्म की तरफ आकर्षित हो गए, फिर 2017 में अपना राष्ट्रीय स्वर्ण परिषद के नाम से संगठन क्यों बनाया? फिर आपने बीजेपी क्यों छोड़ दी? फिर आपने, जब मैं आरएसएस में था तब मेरी विचारधारा अलग थी, भाजपा में आया तब मुझे लगा कि भाई भाजपा सही कार्य कर रही है, लेकिन वक्त वही है जो व्यक्ति वक्त को पहचाने और बदलता रहे, अच्छा, परिवर्तन लाता रहे। जब मुझे लगा कि यह भाजपा केवल एक ढकोसला करती है, लोगों को गुमराह करती है, लोगों का माइंड वॉश करती है, लोगों को केवल और केवल लड़ाती है, समाज को बांटती है। जब हिंदूवादी सरकार को लाने वाले हम, एक समाजवादी पार्टी में हम पर मुकदमा नहीं लिखा जाता और यहाँ लाइन लग जाती है, 150 का जीवित गाड़ दी जाती है और हम पर ही मुकदमा लिखा जाता है, तब ये हिंदूवादी नेता और हिंदूवादी सरकार कहाँ चली जाती है, तब हमें ठेस पहुंचती है। हिंदुओं के नाम पर आई हुई सरकार जब अपनी पार्टी में स्वयं हिंदुत्व का डंका ना बजाते हुए एक ओबीसी मोर्चा बनाती है, एक SC ST एक्ट मोर्चा बनाती है, एक किसान मोर्चा बनाती है, तो हमें दर्द होता है कि इस समाज को बांटा जा रहा है। तब हमें समझ में आती है कि ये एक करने नहीं आई है, ये बांटने के लिए आई है। सवर समाज को समझ लेना चाहिए कि आज देखिए पूरे सवर समाज मैदान में है और आप कहाँ जाके घरों में कोने में बैठे हैं। अगर आप नहीं निकले तो ये अत्याचार होता रहेगा। आपको अगर इस अत्याचार को बंद करना है तो सड़कों पे उतर आइए, वरना सवर्णों का अत्यंत नाश होना निश्चय है। क्या इसीलिए आपके ऊपर 40 से अधिक मुकदमे भी हैं? देखिए, अगर आप गरीबों की, पीड़ितों की, कमजोरों की आवाज उठाइएगा तो इन नेताओं से ये गिफ्ट में और उपहार में ये मुकदमे तो पाइएगा। ठाकुर, कहाँ ये क्षत्रियों की तहसील? जिंदे हैं या मर चुके हैं? और कहाँ है वो ब्राह्मण जो धर्म की बात करता है? और कहाँ है वो शूद्र जो सेवा की बात करता है? और कहाँ है वो धर्म और न्याय की बात करने वाले जो कहते हैं अन्याय के समय हम आपके साथ खड़े होंगे? कहाँ है वो? कभी कभी हम देखते हैं, जैसे आपने अपना संगठन बनाया तो लोग कहते हैं आप ब्राह्मणों की बात करते हैं, आप सवर्णों की बात करते हैं, आप निचले वर्ग की बात करते ही नहीं है। तो क्या आप भी कहीं न कहीं इस तरीके से राजनीति कर रहे हैं अपने संगठन के माध्यम से? देखिए, मैं अभी तक किसी राजनीति में नहीं हूँ, बतौर, हाँ, मैं संगठन के बारे में बिल्कुल क्लियरिटी के साथ कहना चाहूँगा। जैसे मैंने बताया था, परिवर्तन, जब मैंने राष्ट्रीय स्वर्ण परिषद बनाया था उस समय मैं शिक्षा प्राप्त कर रहा था और शिक्षा प्राप्त करने के दौरान मैंने देखा, क्योंकि एक उम्र के हिसाब से उतनी ही जानकारी होती है जितना आदमी देखता है, मैंने देखा कि कहीं ना कहीं आरक्षण और SC ST एक्ट के नाम पर एक वर्ग के साथ असमानता की जा रही है। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं यह भी गलत है, ये देश को बंटवारे के लिए और विद्वेष भावना को। आपके बच्चे हैं, रुकिए, आपके बच्चे हैं 6 महीने से बच्चे लाठियां खा रहे हैं, उनके अंग वस्त्र नोच लिए जा रहे हैं। आप क्यों नहीं देख रहे उन बच्चों को? मैं तो बिल्कुल नहीं आऊंगा। 6 महीने से आपने सुनवाई नहीं करी, इसलिए मैं आया हूँ। आप हिंदूवादी राजनीति की तरफ आकर्षित हो गए, धर्म की तरफ आकर्षित हो गए, फिर 2017 में अपना राष्ट्रीय स्वर्ण परिषद के नाम से संगठन क्यों बनाया? फिर आपने बीजेपी क्यों छोड़ दी? फिर आपने, जब मैं आरएसएस में था तब मेरी विचारधारा अलग थी, भाजपा में आया तब मुझे लगा कि भाई भाजपा सही कार्य कर रही है, लेकिन वक्त वही है जो व्यक्ति वक्त को पहचाने और बदलता रहे, अच्छा, परिवर्तन लाता रहे। जब मुझे लगा कि यह भाजपा केवल एक ढकोसला करती है, लोगों को गुमराह करती है, लोगों का माइंड वॉश करती है, लोगों को केवल और केवल लड़ाती है, समाज को बांटती है। जब हिंदूवादी सरकार को लाने वाले हम, एक समाजवादी पार्टी में हम पर मुकदमा नहीं लिखा जाता और यहाँ लाइन लग जाती है, 150 का जीवित गाड़ दी जाती है और हम पर ही मुकदमा लिखा जाता है, तब ये हिंदूवादी नेता और हिंदूवादी सरकार कहाँ चली जाती है, तब हमें ठेस पहुंचती है। हिंदुओं के नाम पर आई हुई सरकार जब अपनी पार्टी में स्वयं हिंदुत्व का डंका ना बजाते हुए एक ओबीसी मोर्चा बनाती है, एक SC ST एक्ट मोर्चा बनाती है, एक किसान मोर्चा बनाती है, तो हमें दर्द होता है कि इस समाज को बांटा जा रहा है। तब हमें समझ में आती है कि ये एक करने नहीं आई है, ये बांटने के लिए आई है। सवर समाज को समझ लेना चाहिए कि आज देखिए पूरे सवर समाज मैदान में है और आप कहाँ जाके घरों में कोने में बैठे हैं। अगर आप नहीं निकले तो ये अत्याचार होता रहेगा। आपको अगर इस अत्याचार को बंद करना है तो सड़कों पे उतर आइए, वरना सवर्णों का अत्यंत नाश होना निश्चय है। क्या इसीलिए आपके ऊपर 40 से अधिक मुकदमे भी हैं? देखिए, अगर आप गरीबों की, पीड़ितों की, कमजोरों की आवाज उठाइएगा तो इन नेताओं से ये गिफ्ट में और उपहार में ये मुकदमे तो पाइएगा। ठाकुर,
ये क्षत्रियों की तहसील जिंदे हैं या मर चुके हैं? और कहां है वो ब्राह्मण जो धर्म की बात करता है? और कहां है वो शूद्र जो सेवा की बात करता है? और कहां है वो धर्म और न्याय की बात करने वाले जो कहते हैं अन्याय के समय हम आपके साथ खड़े होंगे? कहां है वो? कभी कभी हम देखते हैं जैसे आपने अपना संगठन बनाया तो लोग कहते हैं आप ब्राह्मणों की बात करते हैं, आप सवर्णों की बात करते हैं, आप निचले वर्ग की बात करते ही नहीं है। तो क्या आप भी कहीं न कहीं इस तरीके से राजनीति कर रहे हैं अपने संगठन के माध्यम से? देखिए, मैं अभी तक किसी राजनीति में नहीं हूँ। बतौर हाँ, मैं संगठन के बारे में बिल्कुल क्लियरिटी के साथ कहना चाहूँगा। जैसे मैंने बताया था, परिवर्तन, जब मैंने राष्ट्रीय सवर्ण परिषद बनाया था उस समय मैं शिक्षा प्राप्त कर रहा था, और शिक्षा प्राप्त करने के दौरान मैंने देखा, क्योंकि एक उम्र के हिसाब से उतनी ही जानकारी होती है जितना आदमी देखता है। मैंने देखा कि कहीं ना कहीं आरक्षण और SC/ST एक्ट के नाम पर एक वर्ग के साथ असमानता की जा रही है। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं यह भी गलत है, ये देश को बंटवारे के लिए और विद्वेष भावना को पैदा किया जा रहा है। तो मैंने उस हिसाब से देखकर, उस समय की स्थिति को देख के मैंने राष्ट्रीय सवर्ण परिषद की स्थापना की। काहे वो सांसद, काहे वो विधायक, अरे मुर्दो, अरे ना मर्दो, शर्म करो, वोट ले तुम क्लास लेके आते हो। केवल तुम्हारी कायरता, केवल तुम्हारी कायरता कारण बनी इस परिवार को बर्बाद करने के लिए। कि आप लखनऊ पहुंच गए थे, पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी के आवास को घेराव कर लिया था आपने। देखिए, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के जमाने से अभी तक शिक्षक भर्तियों के जो पद हैं वो पूर्ण नहीं किए गए जी। वहां पर रात और दिन बैठ के बेरोजगार सड़कों पर पड़े थे जी, उनको अभी तक न्याय नहीं मिला। तो मैंने क्या गलत किया? किसी को शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए उनके सहयोग कर दिया? तो क्या हमारा अधिकार नहीं है किसी मुख्यमंत्री को, जब हम सरकार कुर्सी पे बैठा सकते हैं हम किसी को कुर्सी पे, तो क्या हमसे उससे प्रश्न नहीं कर सकते कि हमने आपको वोट दिया है, आप हमारा अधिकार क्यों हमसे छीन रहे हैं? अच्छा, वो एक और था दबरिया जी, आपके बारे में बहुत सुर्खियों में रहा। मथुरा में प्रियंका गांधी जी की एक रैली थी, आपने उसको भी भंग कर दिया था, क्या मामला था भाई ऐसा? देखिए, एक राजस्थान की बेटी थी जो कि बलात्कार से पीड़ित थी जी, और उसकी FIR भी दर्ज नहीं हुई थी और न्याय के लिए भटक रही थी जी। उसके लिए हमने 3 बार कांग्रेस सरकार से राहुल गांधी जी के आवास पर भी जाके, गहलोत जी के आवास पर भी जाके निवेदन किया, परंतु जब हमें दिखा कि वहां पे भी न्याय नहीं मिला, जब हमने तीसरी बार में उस बिटिया के लिए उनकी सभा भंग की थी, हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं था, हमने अपने आर्थिक संकट से जूझ कर भी हमने उस बिटिया को न्याय दिलाया था। तो क्या गलत किया हमने? क्या 10 बसें भरकर क्या राहुल गांधी के आवास को घेरने के लिए दिल्ली पहुंचे थे? देखिए, क्या ये बात सही है? अभी आप बोलेंगे कि कभी इसका विरोध, कभी उसका विरोध, अभी आपने बोला जातिवादी, अभी आपने बोला हिंदुवादी, तो कुछ लोग कहेंगे मैं मेंटल हूं, पागल हूं। अब आप ये सोचिए कि ऐसा कोई व्यक्ति होगा कि जो हर पार्टी के नेता का विरोध कर रहा है, जो हर नीति का विरोध कर रहा है, कहीं ना कहीं हर गरीब के साथ खड़ा है, हर पीड़ित के साथ खड़ा है, तो इतना जज्बा होना चाहिए, इतना बड़ा जिगर होना चाहिए, इतनी बड़ी ताकत होनी चाहिए कि वो हर किसी से लड़ने की क्षमता रखता है। हम सत्य के साथ हैं। तो तुम्हारे पर कैसी बीत रही होती? तुम्हारा 100 बीघा खेत या 10 बीघा खेत दिख जाता, तुम रोड पे, सड़क पर रोटी के लिए घूम रहे होते। एक परी सी बहन, एक राजकुमारी नाम तो है, पर है भी राजकुमारी कैसी? वो सड़क पे देखी हालत कैसी हो गई इसकी? क्या मैं इसकी बात उठा रहा हूं तो गलत कर रहा हूं? जैसे कि मैं बात करूंगा भूलगढ़ी वाले कांड की, भूलगढ़ी के वाले मामले से लेके आप जो है सुर्खियों में आए हाथरस के अंदर, और ऐसा क्या हुआ था भूलगढ़ी वाले मामले में कि आपने चंद्रशेखर रावण को भी आपने धमकी भरी कुछ बातें भी कह दी? क्या मामला था? मैं आप ही से पूछना चाहूंगा। मेरा चंद्रशेखर से कोई विवाद नहीं है जी। चंद्रशेखर, अच्छी बात है वो राजनीति में आगे जाएं अपने समाज को, पर लेकिन मैं बस इसी से थोड़ा सा दुख था, राजनीति के चक्कर में आप इस देश को न बांटें, इस देश को न तोड़ें। हम सब एक परिवार हैं, और अपने निजी स्वार्थ के लिए अगर आप ये ऐसा काम कर रहे हैं तो यह एक घिनौना कृत्य है। और उस समय चंद्रशेखर आजाद, जो चंद्रशेखर हैं, वो आज भी वही कार्य कर रहे हैं। किसी भी एक जाति के लिए जब मैं आवाज नहीं उठाता तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरे घर में आकर कोई मेरे लोगों को भड़काए और बांटे। वो मुझे बर्दाश्त न था, न है, न होगा। अच्छा, पहले तो आप गांधीवादी बातें करते थे, फिर नाथूराम का समर्थन करने लगे। नहीं, मैंने कुछ बीच में हमने देखा कि कुछ क्रांतिकारी कुछ बातें भी आई सामने, जैसे क्रांतिकारी तरीके से आपने पूरे हाथरस में अपनी पहचान भी बनाई। लोग आपको कहने लगे कि इनमें हम भगत सिंह जी की छवि देखते। तो ऐसा क्या आपने किया कि एक अग्रेसिव भी देखते आपको हाथरस के लोग? नहीं, आपका प्रश्न गलत है सर।
आपका प्रश्न गलत है। मैं क्या हाथरस के लोग आपको अग्रेसिव तरीके से नहीं नहीं, देखते, आप- क्रांतिकारी के रूप में नहीं देखते हैं? नहीं, वो अलग क्या विषय ये गलत है? वो अलग विषय है। मैं क्रांतिकारी हूं या नहीं? नहीं, अभी आपने बोला था कि गांधी जी को मानते थे और फिर नाथूराम को माना। मैं आज आपको बता देता हूं और आपके माध्यम से सबको बता देता हूं जी। मैं नाथूराम गौडसे को मानता था, गांधी जी को नहीं मानता था। लेकिन आज मैं महात्मा गांधी जी को मानता हूं। महात्मा गांधी मेरे हृदय में बसते हैं आज, और मैंने उनको अध्ययन किया है। एक समय था मैं गांधी जी की तरफ देखता नहीं था, जी। मैं उनको गालियां देता था। आज मैं स्वीकार करता हूं इस बात को, लेकिन आज मैं कहता हूं इस देश में अगर कोई है वो महात्मा गांधी है, और महात्मा गांधी जैसा व्यक्ति इस देश को न मिला है न मिलेगा, और उन्हीं के आदर्शों पे चलकर मैं गरीब और पीड़ितों को न्याय दिलाऊंगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जय चौधरी और आज हमारे बीच में है विवादित नेता पंकज दवरैया, जो अधिकतर चर्चाओं में रहते हैं। कोई इन्हें ब्राह्मणों का नेता कहता है, तो कोई राष्ट्रीय स्वर्ण परिषद का नेता बोलता है, कोई गरीबों का मसीहा कहता है, कोई गुंडा कहता है, तो कोई दबंग कहता है। कभी नेताओं से झगड़ते रहते हैं, कभी अधिकारियों से झगड़ते रहते हैं। तो आज हमारे बीच वही पंकज दवरैया है, इनसे आज हम बात करने वाले हैं बहुत सारी बातों को लेकर, बहुत सारे मुद्दों को लेकर। हाथरस में आखिर इनकी चर्चाएं अधिकतर क्यों होती रहती है। सबसे पहले पंकज दवरैया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, जो आपने एचपीएन न्यूज़ में अपना कीमती समय निकाला। आपने मेरा स्वागत किया, अपमान किया। अब ये तो आप ही बताएंगे कि हमने मेरे बारे में किसने बोला मैं बदमाश हूँ, गुंडा हूँ, दबंग हूँ? जो हमने देखा, जो लोग आपको जानते हैं, आपकी जो छवि बनी क्षेत्र में, उसके अनुसार हमने कुछ नहीं कहा है। जो लोग कहते हैं हमने सिर्फ उनके बारे में, आपके बारे में बताया। चलिए बेहतर है आप प्रश्न करें। जी, तो पंकज जी, मैं आपके बारे में कुछ कहना चाहूँगा। आप एमएससी हैं एग्रीकल्चर से, जी। क्या ये बात सही है? जी जी। आपने प्रारंभिक शिक्षा के बाद में सबसे पहले आरएसएस ज्वाइन किया था जी। उसके बाद आप बीजेपी में चले गए। बीजेपी में आपने हिंदूवादी नारे बहुत लगाए, हिंदुओं के बहुत सारे मंदिरों की बात की, गायों की बात की। लेकिन हमने देखा आपने कहीं बूलगढ़ी वाले कांड में आप बहुत फेमस हुए। जी। तो मैं आज आपसे उन्हीं सारे सवालों को लेकर बात करने वाला हूँ। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि प्रारंभिक शिक्षा के बाद जब आप आरएसएस से जुड़े, तो आपके मन में क्या ऐसा विचार था जो आपने आरएसएस को ज्वाइन कर लिया? देखिए, मेरा प्रारंभिक शिक्षा जब मैं शिशु मंदिर में पढ़ता था जी, तो हमारा जो घरेलू वातावरण था वह एक आध्यात्मिक था। जी, कहीं ना कहीं हमारे मन में केवल एक ही चीज़ रहती थी जी, कि इस देश में हमारे क्रांतिकारियों ने बड़ा दर्द सहा है, इस देश ने बड़ा दर्द सहा है, और कहीं ना कहीं हमें इस देश को सोने की चिड़िया बनाना है, और जिसके लिए हिंदू राष्ट्र बनना बहुत आवश्यक है। और जो आरएसएस संस्था थी उससे मैं बहुत प्रभावित था। अच्छा, फिर आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली आरएसएस छोड़ के? नहीं, मैंने बीजेपी ज्वाइन नहीं किया था। आरएसएस कहीं ना कहीं, मैं साफ शब्दों में बोलूँगा क्योंकि आज मैं आरएसएस में नहीं हूँ, तो आरएसएस एक ऐसी संस्था है जो कि भाजपा के लिए एक कोऑर्डिनेटर का कार्य करती है, और भाजपा को जिताने के लिए भाजपा को कहीं ना कहीं हम हिंदूवादी और धर्म से प्रायोजित समझते थे, एक धर्म के नीति से चलने वाली पार्टी समझते थे। तो हमने इसको सहयोग किया, कहीं ना कहीं गौ राष्ट्र माता बने, हिंदू सुरक्षित हो, आक्रांताओं से जो अपमान हुआ है शायद वो बदले, इन विचारों को लेकर हमने भाजपा को लाया। अच्छा, फिर ऐसा क्या हुआ आप हिंदूवादी राजनीति की तरफ आकर्षित हो गए, धर्म की तरफ आकर्षित हो गए? फिर 2017 में अपना राष्ट्रीय स्वर्ण परिषद के नाम से संगठन क्यों बनाया? फिर आपने बीजेपी क्यों छोड़ दी फिर आपने? देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है जी, और बच्चा जन्म लेता है तो उसके बाद उसमें परिवर्तन आते हैं। वो 2 साल से लेके 4 साल का होता है, फिर 10 साल का, 20 साल का, और फिर परिवर्तन आते रहते हैं जीवन में, और अध्ययन भी उसे मिलता रहता है। जी, जब मैं आरएसएस में था तब मेरी विचारधारा अलग थी, भाजपा में आया तब मुझे लगा कि भाई भाजपा सही कार्य कर रही है। लेकिन वक्त वही है जो व्यक्ति वक्त को पहचाने और बदलता रहे।
अच्छा, परिवर्तन लाता रहे। जब मुझे लगा कि यह भाजपा केवल एक ढकोसला करती है, लोगों को गुमराह करती है, लोगों का माइंड वॉश करती है, लोगों को केवल और केवल लड़ाती है, समाज को बांटती है, जब हिंदुवादी सरकार को लाने वाले हम, एक समाजवादी पार्टी में हम पर मुकदमा नहीं लिखा जाता और यहां लाइन लग जाती है, 150 का जीवित गाड़ दी जाती है और हम पर ही मुकदमा लिखा जाता है, तब ये हिंदुवादी नेता और हिंदुवादी सरकार कहां चली जाती है, तब हमें ठेस पहुंचती है। हिंदुओं के नाम पर आई हुई सरकार जब अपनी पार्टी में स्वयं हिंदुत्व का डंका ना बजाते हुए एक ओबीसी मोर्चा बनाती है, एक SC ST एक्ट मोर्चा बनाती है, एक किसान मोर्चा बनाती है, तो हमें दर्द होता है कि इस समाज को बांटा जा रहा है। तब हमें समझ में आती है कि ये एक करने नहीं आई है, ये बांटने के लिए आई है। मैं निवेदन करना चाहूंगा यहाँ पे 22 ठाकुरों की, कहाँ है वो ठाकुर, कहाँ है ये क्षत्रियों की तहसील, जिंदे हैं या मर चुके हैं, और कहाँ है वो ब्राह्मण जो धर्म की बात करता है, और कहाँ है वो सूत्र जो सेवा की बात करता है, और कहाँ है वो धर्म और न्याय की बात करने वाले जो कहते हैं अन्याय के समय हम आपके साथ खड़े होंगे। कहाँ है वो, कहाँ है तुम्हारे राजनेता, कहाँ है तुम्हारा विधायक, कहाँ है तुम्हारा विधायक। अच्छा, कभी कभी हम देखते हैं जैसे आपने अपना संगठन बनाया तो लोग कहते हैं आप ब्राह्मणों की बात करते हैं, आप सवर्णों की बात करते हैं, आप निचले वर्ग की बात करते ही नहीं है। तो क्या आप भी कहीं न कहीं इस तरीके से राजनीति कर रहे हैं अपने संगठन के माध्यम से? देखिए, मैं अभी तक किसी राजनीति में नहीं हूं बतौर, हाँ, मैं संगठन के बारे में बिल्कुल क्लियरिटी के साथ कहना चाहूंगा। जैसे मैंने बताया था परिवर्तन, जब मैंने राष्ट्रीय सवर्ण परिषद बनाया था उस समय मैं शिक्षा प्राप्त कर रहा था, और शिक्षा प्राप्त करने के दौरान मैंने देखा, क्योंकि एक उम्र के हिसाब से उतनी ही जानकारी होती है जितना आदमी देखता है, मैंने देखा कि कहीं ना कहीं आरक्षण और SC ST एक्ट के नाम पर एक वर्ग के साथ असमानता की जा रही है। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं यह भी गलत है, ये देश को बंटवारे के लिए और विद्वेष भावना को पैदा किया जा रहा है। तो मैंने उस हिसाब से देखकर, उस समय की स्थिति को देख के मैंने राष्ट्रीय सवर्ण परिषद की स्थापना की। परंतु अगर आप बात करते हैं जातिवाद की, तो मेरे पास एक मोटा रजिस्टर है, अगर आप कहें तो मैं आपको दिखाऊंगा, आप आइएगा कभी मेरे पास। चलिए, उस पर भी कभी नहीं, बात नहीं, आपने बोला है तो पूरा सुनिए जी। मेरे उस रजिस्टर में आप देखिएगा, या फिर मेरे जनता दरबार में मैं कोई पद नहीं रखता हूं, कोई जनप्रतिनिधि नहीं हूं, शायद आपने सुना हो। मैंने अब तक की जो लड़ाइयां लड़ी हैं, जिनके लिए मैं जेल गया हूं, कम से कम 50% से ज्यादा मैंने दलितों की लड़ाइयां लड़ी होगी, मैंने मुसलमानों की लड़ाइयां लड़ी होगी, जब मैंने शुरू से। अच्छा, मैं आप बुरा ना माने तो एक बात जरूर कहूंगा बीच में, जी, क्या इसीलिए आपके ऊपर 40 से अधिक मुकदमे भी हैं? देखिए, अगर आप गरीबों की, पीड़ितों की, कमजोरों की आवाज उठाइएगा तो इन नेताओं से ये गिफ्ट में और उपहार में ये मुकदमे तो पाइएगा। आप हमारे ब्राह्मण नेता हैं, आप हमारे समाज समाज के नेता हैं, आपको हमने मुख्यमंत्री बनवाया, आप हमारे लिए सड़क पे क्यों नहीं आ रहे हैं? आप हम आपको कैसे वोट देंगे जब आप हमारा साथ नहीं देंगे? तो नहीं जाएंगे। आप हमारे मुख्यमंत्री हैं, सतीश द्विवेदी जी आपसे बढ़कर नहीं है हमारे लिए। हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। सतीश द्विवेदी तो चोर है। सतीश आपका मंत्री चोर है। देखिए, आप हमारे मुख्यमंत्री हैं, अगर आपको जो कर आप अगर हमारे साथ अपमान ना करेंगे, हम आपको वोट नहीं देंगे अगली बारी। अच्छा, तो दवरिया जी, मेरा एक सवाल, जैसे आपने बात कही गरीबों की आप आवाज उठाते, अच्छे लोगों की आवाज उठाते, तो क्या मामला था कि आप लखनऊ पहुंच गए थे, पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी के आवास को घेराव कर लिया था आपने? देखिए, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के जमाने से अभी तक शिक्षक भर्तियों के जो पद हैं वो पूर्ण नहीं किए गए जी। वहां पर रात और दिन बैठ के बेरोजगार सड़कों पर पड़े थे जी, उनको अभी तक न्याय नहीं मिला। तो मैंने क्या गलत किया? किसी को शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए उनके सहयोग कर दिया? तो क्या हमारा अधिकार नहीं है किसी मुख्यमंत्री को, जब हम सरकार कुर्सी पे बैठा सकते हैं हम किसी को कुर्सी पे, तो क्या हमसे उससे प्रश्न नहीं कर सकते कि हमने आपको वोट दिया है, आप हमारा अधिकार क्यों हमसे छीन रहे हैं? अच्छा, वो एक और था दवरिया जी, आपके बारे में बहुत सुर्खियों में रहा, मथुरा में प्रियंका गांधी जी की एक रैली थी, आपने उसको भी भंग कर दिया था, क्या मामला था भाई ऐसा? देखिए, एक राजस्थान की बेटी थी जो कि बलात्कार से पीड़ित थी जी, और उसकी FIR भी दर्ज नहीं हुई थी और न्याय के लिए भटक रही थी जी। उसके लिए हमने 3 बार कांग्रेस सरकार से राहुल गांधी जी के आवास पर भी जाके, गहलोत जी के आवास पर भी जाके निवेदन किया, परंतु जब हमें दिखा कि वहां पे भी न्याय नहीं मिला, जब हमने तीसरी बार में उस बिटिया के लिए उनकी सभा भंग की थी, हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं था,
हमने अपने आर्थिक संकट से जूझ कर भी हमने उस बिटिया को न्याय दिलाया था। तो क्या गलत किया हमने? क्या आप इसी मुद्दे को लेकर 10 बसें भरकर क्या राहुल गांधी के आवास को घेरने के लिए दिल्ली पहुंचे थे? देखिए, क्या ये बात सही है? अभी आप बोलेंगे कि कभी इसका विरोध कभी उसका विरोध, अभी आपने बोला जातिवादी, अभी आपने बोला हिंदुवादी, तो कुछ लोग कहेंगे मैं मेंटल हूं, पागल हूं। अब आप ये सोचिए कि ऐसा कोई व्यक्ति होगा कि जो हर पार्टी के नेता का विरोध कर रहा है, जो हर नीति का विरोध कर रहा है, कहीं ना कहीं हर गरीब के साथ खड़ा है, हर पीड़ित के साथ खड़ा है, तो इतना जज्बा होना चाहिए, इतना बड़ा जिगर होना चाहिए, इतनी बड़ी ताकत होनी चाहिए कि वो हर किसी से लड़ने की क्षमता रखता है। हम सत्य के साथ हैं। अच्छा, ऐसा हम असत्य के खिलाफ हैं। जी, जैसे कि मैं बात करूंगा भूलगढ़ी वाले कांड की, भूलगढ़ी के वाले मामले से लेके आप जो है सुर्खियों में आए हाथरस के अंदर, और ऐसा क्या हुआ था भूलगढ़ी वाले मामले में कि आपने चंद्रशेखर रावण को भी आपने धमकी भरी कुछ बातें भी कह दी? क्या मामला था? मैं आप ही से पूछना चाहूंगा। मेरा चंद्रशेखर से मेरा कोई विवाद नहीं है जी। चंद्रशेखर अच्छी बात है, वो राजनीति में आगे जाएं अपने समाज को, पर लेकिन मैं बस इसी से थोड़ा सा दुख था, राजनीति के चक्कर में आप इस देश को न बांटें, इस देश को न तोड़ें। हम सब एक परिवार हैं, और अपने निजी स्वार्थ के लिए अगर आप ये ऐसा काम कर रहे हैं तो यह एक घिनौना कृत्य है। और उस समय चंद्रशेखर आजाद, जो चंद्रशेखर हैं, वो आज भी वही कार्य कर रहे हैं। किसी भी एक जाति के लिए जब मैं आवाज नहीं उठाता तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरे घर में आकर कोई मेरे लोगों को भड़काए और बांटे। वो मुझे बर्दाश्त न था, न है, न होगा। अच्छा, पहले तो आप गांधीवादी बातें करते थे, फिर नाथूराम का समर्थन करने लगे। नहीं, मैंने कुछ बीच में हमने देखा कि कुछ क्रांतिकारी कुछ बातें भी आई सामने, जैसे क्रांतिकारी तरीके से आपने पूरे हाथरस में अपनी पहचान भी बनाई। लोग आपको कहने लगे कि इनमें हम भगत सिंह जी की छवि देखते। तो ऐसा क्या आपने किया कि एक अग्रेसिव भी देखते आपको हाथरस के लोग? नहीं, आपका प्रश्न गलत है सर, आपका प्रश्न गलत है। क्या हाथरस के लोग आपको अग्रेसिव तरीके से नहीं देखते, क्रांतिकारी के रूप में नहीं देखते हैं? वो क्या ये गलत है? वो अलग विषय है, मैं क्रांतिकारी हूं या नहीं, परंतु जो आपने अभी बोला कि मैं गांधी जी को मानता था, जी नहीं मानते थे आप पहले? नहीं, अभी आपने बोला था कि गांधी जी को मानते थे और फिर नाथूराम को माना। मैं आज आपको बता देता हूं और आपके माध्यम से सबको बता देता हूं जी, मैं नाथूराम गौडसे को मानता था, गांधी जी को नहीं मानता था। लेकिन आज मैं महात्मा गांधी जी को मानता हूं। महात्मा गांधी मेरे हृदय में बसते हैं आज, और मैंने उनको अध्ययन किया है। एक समय था मैं गांधी जी की तरफ देखता नहीं था, मैं उनको गालियां देता था। आज मैं स्वीकार करता हूं इस बात को, लेकिन आज मैं कहता हूं इस देश में अगर कोई है वो महात्मा गांधी है, और महात्मा गांधी जैसा व्यक्ति इस देश को न मिला है न मिलेगा, और उन्हीं के आदर्शों पे चलकर मैं गरीब और पीड़ितों को न्याय दिलाऊंगा। तो दोस्तों, आज हमारे बीच थे बेबाक और एक ऐसे नेता जो आप सब लोगों के बीच में एक अपनी अलग छवि रखते हैं, और आगे भी मैं आपको ऐसे ही नेताओं से मिलाता रहूँगा जो इस देश के बीच कुछ करने का इरादा रखते हैं। बने रहिए मेरे साथ। मैं HBN से जय चौधरी, धन्यवाद।